हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। यहाँ पे हम मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना और सर्कुलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं वाटर को फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज़ टू फैसिलिटेट सेल्स टू एक्सचेंज देयर सब्सटेंसेस। मतलब कि सिंपली वो क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है बेटा उनके पास, उनकी जो बॉडी कैविटी है उसके थ्रू ही वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनकी सेल्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं उनकी कैविटीज़ के थ्रू, ताकि वो एक्सचेंज कर सके सब्सटेंसेस को। अगर हम एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमें पता ही कि हमारे पास क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है जिसको हम ब्लड बोलते हैं। हालांकि लिम्फ भी होता है लेकिन मेन हमारा ब्लड है। ब्लड कहाँ पे बनता है बेटा, रेड बोन मैरो में बनता है। और ये जो रेड बोन मैरो होता है बेटा कहाँ पे होता है, जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एपिफाइसिस, मतलब कि जो एंड वाला जो रीजन होता है वहाँ पे बनते हैं, जैसे कि फीमर में। ठीक है, अनदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिम्फ होता है, इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। कलरलेस टू पेल येलो कलर का ये होता है, इसको हम डिटेल में बाद में भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं बेटा। ब्लड के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इनको हम ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में फॉर्म्ड एलिमेंट के नाम से दिया हुआ है, तो वो आपको याद रखना है। अगर हम पूरा देखें तो ब्लड में 55% तो प्लाज्मा होता है और 45% क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अगर ब्लड की बात करें तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये। ठीक है, इसकी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, प्लाज्मा होता है और साथ ही साथ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये कहाँ पे बनता है बेटा, लीवर में बनता है। ध्यान रखना आपको, ये कहाँ पे बनता है, प्लाज्मा लीवर में बनता है। क्योंकि हम बाकी ये सोचते हैं कि ब्लड सेल बोन मैरो में बन रही है तो प्लाज्मा भी वहीं बना होगा, नहीं, प्लाज्मा कहाँ बनता है बेटा, लीवर में बनता है। स्ट्रो कलर का होता है, स्ट्रो जैसे कि हल्का हल्का पीला पीला सा रंग जो होता है ना बेटा, स्ट्रो छानस जो होता है आपका गेहूं का जो वेस्ट निकलता है। विस्कस, कहाँ से आ गया ये, विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, 55% होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, 90 से लेकर 92% तो यहाँ पे वाटर ही होता है, क्योंकि फ्लूइड है तो वाटर तो होगा ही। 6 to 8% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कौन कौन से हैं, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है और ग्लोबुलिन्स हैं। फाइब्रिनोजन आपको पता है, आगे मतलब आपको पता नहीं फिर भी पता लग जाएगा, 10th में भी हमने पढ़ा था, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। और जो आपके ग्लोबुलिन्स होते हैं बेटा वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं, हम आगे पढ़ेंगे बेटा। इम्यूनोग्लोबिन्स आपके होते हैं, एंटीबॉडीज जो होती है ना बेटा आपकी, वो इम्यूनोग्लोबिन्स ही होते हैं, आईजी उनको बोलते हैं। तो देखो नाम में आ रहा है इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो आईजी बोलते हैं इनको हम, तो ये ग्लोबुलिन्स की ही बनी होती हैं। इसके अलावा मिनरल्स होते हैं जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, लिपिड है। क्योंकि जो चीज़ें ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो भी तो इनके अंदर ही ट्रैवल करेंगे ना बेटा। इसके अलावा अगर कई बार ये क्वेश्चन आता है बेटा, सीरम क्या होता है। अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग प्रोटीन्स को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल जाता है बेटा, सीरम निकल जाता है। और इसको हम डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आप कहीं पे जाते हो बेटा किसी बीमारी के डायग्नोसिस के लिए, तो आपका ब्लड सैंपल ले लेते हैं, वो उस ब्लड सैंपल को क्या कर लेते हैं, बाहर छोड़ देते हैं जमने के लिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो सारी की सारी चीज़ें जम जाएंगी आपकी, तो उसको फिर वो क्या करते हैं, अलग से निकालते हैं। जो स्ट्रोक मतलब थोड़ा सा बिल्कुल हल्के हल्के रंग का जो फ्लूइड निकल के आता है उसको सीरम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा, प्लाज्मा में क्या था, क्लोटिंग प्रोटीन्स भी थे, बाकी चीज़ें भी थी, लेकिन हमने क्लोटिंग प्रोटीन्स को भी क्या कर दिया, जमा दिया, तो क्या बच गया आपका, सीरम बच गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सीरम में क्या क्या चीज़ होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, आरबीसीज होती हैं कि नहीं होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं कि नहीं होती हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ प्लाज्मा है और प्लाज्मा से भी क्लोटिंग प्रोटीन्स हमने माइनस कर दिए, तो आपका सीरम निकल के आया है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये भी मेजोडर्मल होते हैं ब्लड की तरह ही। ठीक है, इसमें कौन कौन सी सेल आएंगी आपके, एरिथ्रोसाइट्स आएंगी, ल्यूकोसाइट्स आएंगी और थ्रोम्बोसाइट्स आएंगी। एरिथ्रोसाइट आपको पता है रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसीज को बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिथ्रोसाइट की बात करते हैं। एरिथ्रोसाइट सबसे ज़्यादा होती है बेटा हमारे ब्लड के अंदर, सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं का होता है। अगर हम ह्यूमन एडल्ट की बात करें, नॉर्मल जो एडल्ट है उसके अंदर 5 to 5.5, हेल्दी की बात करें 5 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड में इतनी सारी आपकी आरबीसीज होती हैं। ठीक है, नंबर का थोड़ा यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आरबीसीज होते हैं, फिर प्लेटलेट्स, फिर न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल और बेसोफिल। बेसोफिल सबसे ज़्यादा कम होती है, 0.5% या 1% के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इससे आपका थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि नंबर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन है। फिर अगर हम बात करें एरिथ्रोपोइसिस बेटा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, जब वो रेड बोन मैरो में बन रहा है। और इसके लिए एक हार्मोन जरूरी है बेटा, एरिथ्रोपोइटिन।
यहाँ पे मैंने क्यों लिखवा रही हूँ क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस जैसा ही वर्ड है तो याद करने में आपको आसानी होगी। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। न्यूक्लियस नहीं होता हमारे मैमल्स के आरबीसीज के अंदर, लेकिन एक दो एक्सेप्शन जिसकी कैमिलर लामा, वहाँ पे न्यूक्लियस होता है और वहाँ पे शेप भी अलग होती है आरबीसीज की। कैसी शेप होती है कैमिलर लामा में? ओवॉइड, ओवल शेप मैच्योरिटी के टाइम पे। लेकिन अगर हम हमारी बात करें तो हमारी आरबीसीज कैसी होती है बेटा? बाइकनकेव होती हैं। कैसी होती हैं? बाइकनकेव, इस तरह से, ठीक है। वैसे तो गोल गोल दिखेंगी आपको, लेकिन अगर आप इसको टच करके देखो तो साइड में से तो मतलब कि थोड़ा सा साइड में से मोटी मोटी होंगी, बीच में से पतली पतली होंगी, जैसे आपका बाइकन के लेंस होता है, ठीक है। तो वैसे तो न्यूक्लियस था, लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी पे गई तब उसका न्यूक्लियस क्या हो गया? ख़त्म हो गया, ठीक है बेटा। मैच्योर, जैसे हमने सी ट्यूब में पढ़ा था, मैच्योरिटी के टाइम पे न्यूक्लियस नहीं था, इसी तरह से आरबीसीज में भी मैच्योरिटी के टाइम पे न्यूक्लियस नहीं होगा। हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर, ठीक है, आरबीसीज के अंदर। और इसके अंदर एक आयरन मेटल होती है और वो Fe2 पॉजिटिव मतलब कि फेरस की फॉर्म में होती है। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। Hb कंटेंट नॉर्मल बंदे के अंदर, मतलब एडल्ट है, नॉर्मल एडल्ट है, हेल्दी है, उसके अंदर 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। ये ध्यान रखना बेटा आपको। यहाँ पे हमने क्या किया था, नंबर की जब बात कर रहे थे पर mm³ ऑफ ब्लड देखा था, और यहाँ पे हम कर रहे हैं पर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो वो होता है 12 to 16 ग्राम, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखनी है आपको, 1 ग्राम जो Hb है बेटा वो 1.34 ml ऑक्सीजन को मतलब कि कंटेन करता है। तो यहाँ से हमारा ये भी क्लियर हो गया कि 15 ग्राम अगर हम लेके चलें, 14 या 15 जितना भी आप ले लो, 14 ले लो चलो, तो वो क्या करेगा बेटा? अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा। यही हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 100 ml ऑफ ब्लड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ यहाँ से भी क्लियर आपको हो गई। 1 ग्राम में कितना होता है? 1 ग्राम Hb कितने ml को कैरी कर सकता है? कितने ऑक्सीजन को? 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 15 ग्राम कितना करेगा? 20 ml को, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारी क्लियर होगी जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में। करता क्या? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का और CO2 का। लाइफ स्पैन क्या होती है आरबीसीज की? 120 डेज होती है। उसके बाद क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में जाके। तो स्प्लीन क्या है बेटा? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्लीन क्या है बेटा आपका? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। Hb जब देखो वहाँ पे उसका डिस्ट्रॉय हो रही है जब आरबीसीज स्प्लीन में जाके, तो Hb भी टूट जाता है वहाँ पे, और Hb क्या करता है? फेरेटिन बना देता है वहाँ पे। Hb जब डिस्ट्रॉय हुआ तो क्या बन गया? उससे फेरेटिन बन गया, और ये फेरेटिन फिर लीवर में जाके बाइल पिगमेंट बनाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी ल्यूकोसाइट्स, देखो इसमें हीमोग्लोबिन ये तो कलरलेस होंगी, न्यूक्लिएटेड होती हैं। देखो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। नंबर बहुत ज़्यादा कम है आरबीसी से कंपेयर करें तो, ओनली 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। शॉर्ट लिव्ड होती हैं, मतलब कि आरबीसीज के देखो 120 दिन थी, इनमें वेरिएशन होते हैं, किसी में 7 दिन, किसी में 8 दिन, किसी में 13 दिन, हद से हद 20 दिन तक इनकी लाइफ साइकिल होती है। क्योंकि डब्ल्यूबीसीज में टाइप्स है ना बहुत सारी, तो हम एक स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि भाई इतनी लाइफ स्पैन है। अगर डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स की बात करें तो 2 कैटेगरी में इनको स्टडी कर सकते हैं हम, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स बेटा जहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, उनको हम आराम से स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एग्रेनुलोसाइट की बेटा, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको हम स्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए माइक्रोस्कोप के नीचे हमें इतना ये क्लियरली दिखते नहीं है, ठीक है। मतलब दिख तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग से आपको दिखेगा, कलर बिल्कुल कलर्ड दिखेंगे आपको, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की तो सबसे ज़्यादा होते हैं डब्ल्यूबीसीज के अंदर ही, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, प्लेटलेट्स के बाद सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज। जितनी भी डब्ल्यूबीसीज हैं उसका 60% तो आपका न्यूट्रोफिल ने ही ले रखा है। न्यूक्लियस होता है, अभी हमने पढ़ा था कैसा न्यूक्लियस है, यहाँ इसके केस में बेटा मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ये भी ध्यान रखना आपको कि इन तीनों में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है बेटा, वो हैं ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और इनके अंदर भी सबके अंदर न्यूक्लियस है, लेकिन शेप की बात अलग अलग हो जाती है। तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा? मल्टी लोब्ड, ठीक है, मतलब 4 या 5 लोब बनी होती है न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इनको हम PMNL भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स को PMNL भी बोल सकते हैं। PMNL का मतलब क्या बेटा? पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पोलीमोर्फो, इनका न्यूक्लियस जो है पोलीमोर्फो है, ठीक है। ये एक्टिव फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, मतलब कि फेगोसाइटोसिस करती हैं, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा जाती हैं, फेगोसाइटोसिस कर जाती हैं। इसके अलावा ये डाईपेडेसिस शो करती हैं। डाईपेडेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? ये जो है बेटा आपके न्यूट्रोफिल कई बार ब्लड कैपिलरीज से निकल के टिश्यूज़ में भी एंटर कर जाती हैं। इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डाईपेडेसिस। इनको हम एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से स्टेन कर सकते हैं, इसलिए क्या नाम है इनका? न्यूट्रोफिल,
ठीक है, एसिडिक से भी हो जाती हैं और बेसिक से भी हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका बेसोफिल, बेसोफिल सबसे कम होता है, हमने पढ़ा था 0.5 से 1% ही होता है। इसका न्यूक्लियस होता है 3 लोब्ड। कैसा न्यूक्लियस है? 3 लोब्ड। इसको हम बेसिक डाई से स्टेन कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? बेसोफिल्स। और जैसे कि मिथिलिन ब्लू से इसको स्टेन कर सकते हैं। काम क्या है बेटा? ये केमिकल सीक्रेट करते हैं बहुत सारे, जैसे कि हेपेरिन जो आपका वो होता है एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ठीक है। और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के टाइम पे ही क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं। उसके बाद थर्ड है इओसिनोफिल्स, या इनको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं क्योंकि एसिडिक डाई से स्टेन होती हैं, ठीक है। 2 से 3% होते हैं टोटल WBCs का। बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, या फिर ईयरफोन शेप या डम्बल शेप आप इसको बोल सकते हो। एलर्जिक और पैरासिटिक, जब भी आपको इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे ये एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करते हैं, इनको एसिडिक डाई से स्टेन कर सकते हैं, लाइक ईओसिन, इसलिए इसका नाम ईओसिनोफिल्स भी रखा हुआ है, ठीक है बेटा। अगर ए ग्रेनुलों की बात करें तो यहाँ पे मोनोसाइट आती है और लिम्फोसाइट आती है। मोनोसाइट सबसे बड़ी वाली WBCs होती हैं, लार्जेस्ट WBCs, टोटल WBCs का 6 to 8% ये होते हैं। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? या तो किडनी शेप इसको आप बोल सकते हो, या फिर हॉर्स शू शेप भी बोल सकते हो, ठीक है। ये भी एक्टिव फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स की तरह, और ये भी डाइपेडेसिस शो करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं बेटा? सेल डेब्रिस को भी खा जाती हैं, ठीक है। सेल डेब्रिस, जब भी इंजरी वगैरह होती है ना बेटा, वहाँ पे सेल डेब्रिस इकट्ठा होता है, उसको भी खाने का काम यही करती हैं। उसके बाद लिम्फोसाइट 20 to 25% होती है बेटा। लिम्फोसाइट के बारे में हम जो सेट 12th में आएगा आपका चैप्टर, ठीक है, इम्यूनिटी वाला, वहाँ पे डिटेल में करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम आता है। ये 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। एक है बी लिम्फोसाइट, एक आपके टी लिम्फोसाइट, ठीक है। डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं करा क्योंकि वहाँ पे हम डिटेल में कर ही लेंगे। उसके बाद थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स, इनका मेन काम होता है बेटा कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। इनका नंबर अच्छा खासा है, लेकिन उतना नहीं, RBC जितना नहीं है। कितना है नंबर? 1.5 to 3.5 लाख, मतलब कि 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। बनते कैसे हैं बेटा? ये बोन मैरो के अंदर एक सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स, जिनको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बोलते हैं उनको हम? मेगा कैरियोसाइट्स। वो टूट जाती हैं, उनके सेल फ्रेगमेंट से ही क्या बनते हैं? आपके सेल प्लेटलेट्स बनती हैं, ठीक है। इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और ER होता है इनके पास। इनका नंबर अगर कम हो जाए तो बेटा ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे इनका नंबर कम होगा तो ब्लड क्लोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और आपकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स के बारे में सबसे पहले आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था, उन्होंने डिस्कवर किया था ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का मतलब ये कि हमारे अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, AB, AB और O। ये कार्ल लैंडस्टीनर ने ही बताया था। जैसे हमने भी पढ़ा बेटा, प्लाज्मा, ब्लड के 2 पार्ट हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर हमने अभी RBCs पढ़ी। तो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, और ये इनहेरिट नहीं होती, ठीक है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होती हैं। लेकिन जो RBCs है बेटा, उसके सरफेस पे कुछ शुगर्स होते हैं, उनको हम एंटीजन्स बोलते हैं। अगर किसी के सरफेस पे A वाला एंटीजन है, A वाली शुगर है, तो उसका ब्लड ग्रुप A माना जाता है। अगर किसी के RBCs पे B वाला शुगर है, B वाला एंटीजन है, उसको क्या माना जाता है? ब्लड ग्रुप B माना जाता है। अगर किसी के RBCs पे दोनों के दोनों एंटीजन है, A वाला भी B वाला भी, तो उसका ब्लड ग्रुप AB माना जाता है। अगर एंटीजन है ही नहीं तो उसका ब्लड ग्रुप O माना जाता है, ठीक है बेटा। इसको हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे आगे 12th चैप्टर में ही। वैसे यहाँ पे आपको बता देती हूँ इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं A ब्लड ग्रुप को, या तो IA, मतलब दोनों जगह पे होमोजाइगस कंडीशन है। I क्या बेटा? इसको एलील को दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, या फिर IA-IO हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ABO ब्लड ग्रुपिंग में A और B दोनों डोमिनेंट होते हैं और रिसेसिव होता है। ये जेनेटिक्स में आपको समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ इतना याद रख लो, ठीक है। B को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? होमोजाइगस में IB-IB और हेटेरोजाइगस में IB-IO। इसी तरह से इसमें एक ही कंडीशन बनेगी IA-IB, और O में IO-IO। इसको I जीन से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा किस में क्या एंटीजन है, किस में क्या एंटीबॉडीज और कौन सा किसको ब्लड ग्रुप, मतलब कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप A की, तो मैंने अभी आपको बताया उसका एंटीजन A होता है। तो एंटीबॉडी क्या होंगी? इसकी उल्टी होंगी, एंटी-B, ठीक है। एंटीबॉडी कैसी होगी बेटा? इसकी एंटी-B, इसका उल्टा होगा, ठीक है। और डोनर्स ग्रुप किस किस से ये ब्लड ले सकते हैं? तो A वाले से ले सकते हैं और O वाले से ले सकते हैं। अगर बात करें ब्लड ग्रुप B की सॉरी ब्लड ग्रुप B की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एंटीजन क्या होगा बेटा? B होगा। एंटीबॉडीज़ की उल्टी होंगी, एंटी-A, ठीक है। कैसी एंटीबॉडी होंगी? एंटी-A। और ये B वाले से ब्लड ले सकता है और O वाले से ले सकता है। अगर हम बात करें AB वाले ब्लड ग्रुप की, तो A और B दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी है ही नहीं इनके अंदर, एंटीबॉडी नहीं बनेगी।
और ये सबसे ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, मतलब कि ए बी वाले से तो लेंगे ही लेंगे, ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ओ से भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की बेटा, इनके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों बनेंगी, एंटी ए भी बनेंगी, एंटी बी भी बनेंगी, और ब्लड सिर्फ ये ओ वाले से ही ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे हमें क्लियर हो गया कि जो ओ है बेटा यूनिवर्सल डोनर है। खासकर हम बात करें ओ नेगेटिव वाला, ठीक है, अभी हम आरएच फैक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आपको क्लियर होगा। ओ नेगेटिव वाला जो होता है बेटा, ओ नेगेटिव वाला क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और जो ए बी है बेटा, ए बी पॉजिटिव, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अब आता है आर एच ग्रुपिंग या आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या है बेटा, ये पहली बात है इसका आर एच नाम क्यों रखा, क्योंकि सबसे पहले ये रीसस मंकी में मिला था, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया, आर एच एंटीजन या आर एच फैक्टर। ठीक है, 80% ऑफ ह्यूमन बींग्स में मिलता है आपको, मतलब मोस्टली अगर पॉपुलेशन देखोगे 80 to 90% आपको पॉजिटिव वाले ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप अपनी क्लास में पूछ के देखना कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव वाले बहुत कम मिलते हैं, और ये नेगेटिव पॉजिटिव इसी आर एच फैक्टर से होता है। अगर आपके अंदर आर एच फैक्टर है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव माना जाएगा, अगर आपके अंदर आर एच फैक्टर नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव माना जाएगा, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाले ही मिलते हैं। अब देखो बेटा, आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि ब्लड ग्रुप क्या है, सिर्फ आपको ये नहीं देखना कि इसमें एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, आपको प्लस माइनस भी देखना पड़ेगा कि आरएच फैक्टर है या नहीं है, तभी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो। ठीक है, आप आरएच नेगेटिव वाले के अंदर आरएच, मतलब कि आप आरएच पॉजिटिव वाले के अंदर आरएच नेगेटिव का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्रॉस रिएक्शंस हो जाएंगी और वो मतलब उसकी एग्लूटिनेशन हो जाएगी उनकी, उसके एंटीजन्स की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है मदर और फीटस का। अगर कोई लेडी आरएच नेगेटिव है, लेकिन उसके पेट में जो उसका बेबी है वो आरएच पॉजिटिव है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी पे तो इतना कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा आरएच एंटीजन का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होगा मदर के आरएच नेगेटिव ब्लड के साथ। ठीक है, लेकिन जैसे उसकी डिलीवरी होगी बेटा फर्स्ट चाइल्ड की, तो आपको पता ही है कॉन्टैक्ट में आएगा मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड, तो कुछ जो उसके एंटीजन थे फीटस के, वो मैटरनल ब्लड के एक्सपोजर में आ जाएंगे, और मदर क्या करेगी बेटा, एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी अगेंस्ट आरएच एंटीजन। उसको थोड़ी ना पता है कि मेरे बेबी का है कुछ, वो तो सोचे कि बाहर से कोई एंटीजन आया है, मतलब बाहर से कोई खतरा आया है, उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी। वो हो सकती है उसको बैक्टीरिया वायरस कुछ और समझ रही हो, तो वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी। जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी बेटा, तो आरएच एंटीबॉडीज़ बन रखी हैं, वो आरएच एंटीबॉडीज़ फिर क्या करेंगी बेटा, प्लेसेंटा के थ्रू उसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाएंगी फीटस के अंदर, और आपको पता ही है फीटस को नुकसान करना स्टार्ट कर देंगी। तो इससे क्या हो सकता है, फीटस को सीवियर एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और कई केस में इतना ज़्यादा एनीमिया और जॉन्डिस हो जाता है कि बेबी की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ उसके सारे के सारे ब्लड को, उसकी आरबीसीज को, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, कैसे रोक सकते हैं इस कंडीशन को, हम क्या कर सकते हैं बेटा, एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ इंजेक्शन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं मदर को, एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ इंजेक्शन। जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हुई उसके 72 घंटे नहीं, 24 घंटे या 48 घंटे ऐसे कुछ टाइम होता है, मतलब जितना जल्दी हो सके डिलीवरी के बाद उसको इंजेक्शन दिया जाता है। उसको हम रोगाम नाम से ये आता है मार्केट में। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन उसको दे सकते हैं। जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी उसके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसको इंजेक्शन दिया जाए, ताकि वो जो उसकी एंटीबॉडीज़ हैं वो ज़्यादा ना बने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे कराती हैं आपकी वो प्लेटलेट्स। ठीक है, कुछ रहता नहीं क्या ना, नहीं, तो देखो आपको पता है ये प्लेटलेट्स का काम क्या है बेटा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कराना। ठीक है, क्या काम है, ब्लड की क्लॉटिंग कराना प्लेटलेट्स का काम है। कैसे कैसे होगा, जैसे आपको इंजरी होगी, ट्रॉमा होगा, तो आपकी प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आपकी प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगी। ये क्या करेंगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करेंगे। ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है 3-4, ये आपको ध्यान रखनी, याद रखनी है। सबसे पहले किसका सिक्रेशन होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन का। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम उसको एक्टिवेट कर देगा। और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है बेटा ऐसे नहीं बनता, वैसे बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं, पूरा कैस्केड होता है पूरी रिएक्शंस का। ठीक है, पूरे कैस्केड है, मतलब एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, तब जाके ये आपका थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे इतना डिटेल नहीं कर रहे हम, तो ये सीधा हम ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिव कर देगा थ्रोम्बोकाइनेज को। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है बेटा, ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज़ के आगे प्रो लगा हो या पीछे जन लगा हो, वो इनएक्टिव फॉर्म होती हैं। क्या होती हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म होती हैं। तो ये क्या था, इनएक्टिव था। इसको एक्टिव किसने किया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने। उसके लिए कैल्शियम भी जरूरी है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा,
थ्रोम्बिन बन जाएगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ये जो फाइब्रिनोजन थे बेटा ये सोल्यूबल थे और इनएक्टिव थे। पहले क्या थे, ब्लड के अंदर सोल्यूबल थे और इनएक्टिव थे, अभी क्या हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं और इनसोल्यूबल बन चुके हैं। अब आप ही सोचो, कोई चीज़ पहले उसके अंदर घुली हुई थी तो वो कुछ काम नहीं कर रही थी, लेकिन अभी क्या हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ गई कि इनसोल्यूबल है। अब ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या बेटे हैं, जैसे जहाँ पे भी आपको इंजरी हो रखी है, सपोज इतनी इंजरी हो रखी है तो यहाँ पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह से एक नेटवर्क बना देंगे, आपस में मिलके पॉलीमराइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, ये सारे के सारे फाइब्रिन पॉलीमराइजेशन कर देंगे, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। क्या बनाएंगे, स्कम बनाएंगे। और ये जो स्कम होता है बेटा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो ब्लड को बाहर निकलने से रोक देगा। स्कम जिसको हम खुरंड बोलते हैं ना, काला काला सा बन जाता है, पहले वो रेडिश ब्राउन होता है, फिर काला काला होता है, फिर कुछ दिनों के बाद उतर जाता है, नई स्किन नीचे बन जाती है। आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है EDTA, ठीक है। EDTA की फुल फॉर्म देख लेना भाई, क्या होता है, इथिलीन डाई एमाइन ऐसे कुछ होता है। मतलब ये क्या करता है, ब्लड बैंक्स में इसको हम यूज़ करते हैं एज ए चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। कैल्शियम को होल्ड करके रखता है ये, ठीक है बेटा, क्योंकि कैल्शियम क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन K भी आपके अंदर अच्छा खासा होना चाहिए। अगर विटामिन A की कमी हुई तो भी आपका ब्लड क्लोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिम्फ बेटा, ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। इसको मिडल मैन भी बोलते हैं, मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो चीज़ ब्लड से टिश्यू में पहुँचानी हो, टिश्यू से ब्लड में पहुँचानी हो, कौन काम करेगा बीच में, मिडल मैन, दैट इज़ लिम्फ। कैसे बनता है लिम्फ, देखो बेटा, जब आपकी ब्लड कैपिलरीज टिश्यू में से गुजर रही होती हैं, जब आपकी ब्लड कैपिलरीज टिश्यू में से गुजर रही होती है बेटा, तो कुछ पार्ट उसका, कुछ उसका वाटर, उसका कुछ प्लाज्मा वाला पार्ट लीक हो जाता है। क्या हो जाता है, लीक हो जाता है इस स्पेस के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो खाली जगह है ना बेटा यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब सेल्स के बाहर जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है। तो इसमें से कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस निकल के इस स्पेस में आ जाते हैं, और यही क्या बनाता है, हमारा टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता है। इसी को हम लिम्फ भी बोलते हैं। लार्ज प्रोटीन्स और मोस्ट ऑफ द फॉरेन एलिमेंट, मतलब कि सारी की सारी चीज़ें निकल के नहीं आएंगी इसके अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या क्या आएंगे, सिर्फ कुछ वाटर आएगा और कुछ सोल्यूबल सब्सटेंस आएंगे, ठीक है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। सारे के सारे प्रोटीन्स नहीं आएंगे, WBCs RBCs सारी की सारी नहीं आएंगी, कुछ आएंगी लिम्फोसाइट सिर्फ, ठीक है। अगर हम लिम्फ की बात करें तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल प्लाज्मा के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रोटीन्स कम होते हैं प्लाज्मा से कंपेयर करें तो, ठीक है। प्रोटीन्स क्या होंगे, प्लाज्मा से कम होंगे। क्या हो गया, बादल हो गए। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करेंगे बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिडल मैन भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो लिम्फ बना है बेटा, अब ये कहाँ पे जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा। लिम्फ कैपिलरीज किस में खुलेंगी, लिम्फेटिक वेसल्स में खुलेंगी। और जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उनका स्ट्रक्चर वीन्स की तरह ही होता है, जैसे कि वहाँ पे वाल्स होती हैं, ठीक है। और ये जो लिम्फेटिक वेसल हैं ये वापस कहाँ पे छोड़ाएंगी, सारे के सारे फ्लूइड को मेजर वीन्स में छोड़ाएंगी। मेजर वीन्स मतलब वीना केवा में वापस डाल के आ जाएंगी, मतलब जहाँ से ब्लड से ही लीक होके ये लिम्फ बना था और वापस ये लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा, लिम्फ कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा, और ये लिम्फेटिक वेसल्स फिर से हार्ट के पास जाके कहाँ पे खुलेंगे बेटा, हार्ट के पास, ठीक है। हार्ट से पहले, हार्ट में एंटर करने से पहले, जैसे हार्ट में एंटर करने वाली थी वीना केवा, उससे पहले ये उसके अंदर डाल आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो लिम्फ के अंदर दो चीज़ें हैं, प्लाज्मा है और लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, और लिम्फोसाइट आपको पता ही क्या करेंगी, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करेंगी, ठीक है, मतलब कि हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगी। इसके अलावा बेटा हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा और क्या बेटा, लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट है। लिम्फ नोड्स क्या है बेटा, जैसे आपने जैसे टॉन्सिल्स, आपके टॉन्सिल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स ही तो होते हैं। इसके अलावा आप गर्दन में, आर्मपिट्स में, ग्रोइन एरियाज में अगर फील करो, गर्दन के पीछे भी आपको छोटी छोटी गाठे सी नोट जैसे स्ट्रक्चर फील होते हैं, उनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे रेटिकुलर टिश्यूज होते हैं, वहाँ पे लिम्फोसाइट्स होती हैं। जब भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उनमें स्वेलिंग आ जाती है। आपने फील किया होगा, अगर आपको ज़्यादा फीवर है, ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो जहाँ पे भी आपकी या नहीं क्या होता है फील कर लेना, तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है उसके अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे WBCs का नंबर और ज़रा बढ़ गया है, लिम्फोसाइट्स का नंबर, ताकि इन्फेक्शन से फटाफट हम क्या कर सकें, काउंटरैक्ट कर सकें।
इसके अलावा जो फैट हैं वो भी कहाँ पे एब्जॉर्ब हुए थे बेटा, लिम्फ के अंदर ही। लैक्टिल्स हमने पढ़े थे, जो इंटेस्टिनल विली थी, लैक्टिल्स उनके अंदर प्रेजेंट थे, वहाँ पे आपके फैट्स एब्जॉर्ब हुए थे काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में। ठीक है बेटा, अब सर्कुलेटरी पाथवेज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज हमारे अंदर होता है, इसको देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमारे अंदर कैपिलरी बेड सिस्टम होता है बेटा, मतलब कि जहाँ पे भी हमारे अंदर एक्सचेंज करना होगा, ठीक है, टिश्यूज़ के बीच में या सेल्स के बीच में, वहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, तो कैपिलरी बेड सिस्टम होता है हमारे अंदर। ब्लड कभी भी टिश्यूज़ के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता, जब भी टिश्यूज़ के अंदर ब्लड पहुँचाना होगा तो वहाँ पे कैपिलरीज जाएंगी और उन्हीं कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा बेटा, गैस एक्सचेंज होगा। हमने पढ़ा था, ठीक है, एल्विलाई के केस में भी हमने पढ़ा था और बाकी टिश्यूज़ के केस में भी हमने पढ़ा था कि जहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर या फिर एल्विलाई के अंदर ब्लड का एक्सचेंज होना होता है तो वहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा ब्लड। और हम ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। ब्लड फ्लो का मतलब क्या है, हम बीपी को रेगुलेट कर सकते हैं हमारे केस में। और ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा, बाहर कभी भी नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल एनेलिड्स और कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स हैं हम, ठीक है, वर्टिब्रेट्स हैं हम सारे के सारे, हम जैसे कि हम हैं, क्या है, फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन है, मैमल हैं, ये सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं ना बेटा। इन सभी में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन में क्या होगा बेटा, कैपिलरी बेड नहीं होगा, ब्लड सीधा टिश्यूज़ के कांटेक्ट में आ जाएगा कि लो भाई खुला एक्सचेंज करो। ठीक है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड फ्लो बीपी, ब्लड क्या हो जाता है बेटा, ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है क्योंकि कैपिलरी तो है नहीं। और उन खाली स्पेसिस को क्या बोलते हैं, साइनसेस। सपोज यहाँ पे लिम्फ वेसल्स थी, सॉरी हाँ ब्लड वेसल्स थी, अब ये क्या हो गया बेटा, खाली स्पेस में आ गया सारा का सारा ब्लड, और इन्हीं खाली स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, साइनसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे टिश्यूज जो हैं ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में और डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो करते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे होता है बेटा, मोलस्क्स में होता है और आर्थ्रोपोड्स में होता है। अब हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट पहली बात तो कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल साइड मतलब चेस्ट वाला रीजन वेंट्रल है और जो पीठ वाला रीजन है वो डोर्सल है। ठीक है, मीजोडर्मल होता है, ओरिजिन में मीजोडर्म से बनता है। ठीक है, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा था ना कि 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तो मीजोडर्म से बनता है ये। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ओरिकल एक वेंट्रिकल है। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ओरिकल और एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वहाँ पे भी 2 ओरिकल एक वेंट्रिकल है, लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़ के। उसके बाद क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में और मैमल्स में क्या बेटा, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ओरिकल है और 2 वेंट्रिकल है। अगर हम बात करें सर्कुलेशन इन फिश के अंदर तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि एक ही ओरिकल एक ही वेंट्रिकल है तो डबल सर्कुलेशन तो हो नहीं पाएगा। तो क्या बेटा, इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले गिल्स के अंदर, क्योंकि फिश के अंदर क्या होता है बेटा, गिल्स होते हैं, तो गिल्स कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको कहाँ पहुँचाएंगे, बॉडी टिश्यूज में सीधा। देखो बीच में हार्ट का काम नहीं आया, हमारे केस में क्या आता है, चाहे ऑक्सीजनेटेड को भेज रहे हैं चाहे डीऑक्सीजनेटेड को भेज रहे हैं, हमेशा हार्ट बीच में आता है, लेकिन यहाँ पे हार्ट बीच में नहीं आया। गिल्स कैपिलरीज ने आराम से कहाँ पे पहुँचा दिया, बॉडी टिश्यूज में पहुँचा दिया। बॉडी टिश्यूज ने क्या किया, ऑक्सीजन ले ली, CO2 छोड़ दी, कैसा ब्लड बना दिया, डीऑक्सीजनेटेड। अब हार्ट काम करेगा बीच में, ये पंप करेगा गिल्स की तरफ ब्लड को। ठीक है, तो हार्ट का सिर्फ एक ही रास्ते में काम आ रहा है, मतलब कि जहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू से लेके गिल्स की तरफ पंप कर रहा है। इस वाले रास्ते में कोई काम नहीं आया था हार्ट का, इस वाले रास्ते में ब्लड काम कर रहा है। तो हार्ट का रोल सिर्फ एक ही बार आया है कि जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा था गिल्स की तरफ। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, पहले देखो इस तरह से एक ओरिकल है और एक वेंट्रिकल है, तो जब भी बॉडी टिश्यू से ब्लड आएगा पहले ओरिकल में आएगा, फिर वेंट्रिकल में आएगा, फिर वो गिल्स की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सर्कुलेशन इन एम्फीबियन और रेप्टाइल, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ पे 4 चैम्बर नहीं है, 3 ही चैम्बर हैं। तो सबसे पहले या तो गिल्स हो सकते हैं, देखो क्योंकि एम्फीबियन रेप्टाइल में अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं, किसी में गिल्स, किसी में लंग्स, किसी में स्किन, तो इनके थ्रू जो भी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कहाँ पे आएगा बेटा, लेफ्ट एट्रियम में। इसी तरह से बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, राइट एट्रियम में। दोनों ओरिकल्स भर गए। अब ये जो दोनों ओरिकल्स हैं इनसे ब्लड सीधा वेंट्रिकल में चला जाएगा, कि वेंट्रिकल के पास क्या होता है, एक ही वेंट्रिकल है, 2 तो है नहीं, और यहाँ पे ब्लड की क्या हो जाएगी बेटा, मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे क्या है बेटा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। गिल्स से, लंग्स से या स्किन से तो आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, और बॉडी पार्ट से आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, और अब आके वेंट्रिकल में क्या हो गया, वो मिक्स हो गया है। अगर हम बात करते हैं बर्ड्स और मैमल्स की, तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, 4 चैम्बर हैं और हम हायर ऑर्गेनिज्म है, हमें डबल सर्कुलेशन चाहिए। हमारे अंदर मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ ब्लड होना चाहिए, क्योंकि हम हायर ऑर्गेनिज्म है, वो हम ब्लडेड हैं। ठीक है, बर्ड्स
दूसरे मैमल्स क्या होते हैं बेटा, वार्म ब्लडेड होते हैं। तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें डबल सर्कुलेशन चाहिए, सेपरेशन ऑफ ब्लड चाहिए। ये मैंने आपको 10th में बहुत अच्छे से बता रखा है। इसलिए हमारे केस में मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो सकती, फटाफट सारा काम करना है, मिक्सिंग नहीं करनी है। तो हम बात करेंगे अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, पहले तो आपका हार्ट आएगा, दूसरा क्या आएगा, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, और आपका ब्लड भी आएगा। ब्लड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे ब्लड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। पहले हम हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जो हार्ट होता है बेटा, मायोजेनिक हार्ट है। कैसा हार्ट है हमारा, मायोजेनिक, मतलब हमारे अंदर, मायो का मतलब क्या होता है, मसल्स, मायो का मतलब क्या है बेटा, मसल्स। हमारे अंदर जो मसल्स है बेटा, वही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या कर रहा है बेटा, फंक्शन कर रहा है। नॉर्मल जो फंक्शनिंग होते हैं उससे हार्ट अपने आप काम चला लेता है, लेकिन जब भी मतलब कि हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उस कंडीशन में कुछ कुछ सिग्नल हमारे ब्रेन से आएंगे, वो हमें रेगुलेट करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हार्ट की मसल्स ही अपने आप ही कर लेती हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मायोजेनिक हार्ट। मतलब बाहर से एक्शन पोटेंशियल नहीं चाहिए इसको नॉर्मल काम करने के लिए। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, वहाँ पे नर्वस के थ्रू ही सारा का सारा कंट्रोल होता है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है, मायोजेनिक हार्ट है। कहाँ पे सिचुएटेड बेटा, थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है। कहाँ पे, लंग्स के बीच में। और वो जो कैविटी है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, मेडियास्टेनम। ठीक है, हमारा जो हार्ट है थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की साइड में। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। साइज़ क्या होता है, आपकी जितनी बंद मुट्ठी होती है, जितनी आपकी बंद मुट्ठी बनेगी उतना ही आपका हार्ट का साइज़ होता है। डबल मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और जो पेरिकार्डियम है, आउटर पेरिकार्डियम है और इनर पेरिकार्डियम है। डबल मेम्ब्रेन है ना, आउटर पेरिकार्डियम को हम पेरिकार्डियम बोल सकते हैं, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। और जो इनर पेरिकार्डियम उसको हम विसरल बोल सकते हैं, क्योंकि हार्ट की साइड में है ना, वो अंदर की साइड में, उसको वो किसकी बनी होती है बेटा, मीजोथीलियम की और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो बाहर वाली किसकी बनी है बेटा, सिर्फ फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की। अंदर वाली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी है, साथ में मीजोथीलियम भी है। मीजोथीलियम आपको पता है एपिथीलियम की मॉडिफिकेशन होती है। और ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, मीजोथीलियम में क्या करते हैं बेटा, सिक्रीशन करते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड का। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है क्या काम करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब आपका हार्ट की मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसको रिड्यूस करेगा। डबल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वहीं पे आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। कितने चैम्बर हमारे हार्ट में, 4 चैम्बर है। 10th में हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। 2 स्मॉल अपर चैम्बर जिनको हम ओरिकल्स या एट्रिया बोलते हैं। एट्रियम सिंगुलर है, एट्रिया प्लूरल है। 2 नीचे वाले बड़े वाले जो चैम्बर उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब देखो बेटा, एक आपका राइट एट्रिया, एक आपका लेफ्ट एट्रिया, इनको कौन आपस में जोड़ रहा है, कौन है बेटा, इंटर एट्रियल सेप्टम। देखो नाम से पता चल रहा है, एट्रिया के बीच में जो सेप्टम है, इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये होता है बेटा थिन मस्कुलर वॉल का बना हुआ। कैसा है, थिन मस्कुलर वॉल का बना हुआ है। अगर हम बात करें वेंट्रिकल्स की, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या है बेटा, तो वहाँ पे है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन ये कैसा है बेटा, थिक वॉल्ड है। हालांकि ये भी मस्कुलर ही है, ये भी मसल का ही बना हुआ है, लेकिन कैसा है बेटा, थिक है। ये भी मसल का था, ये भी मसल का है, लेकिन ओरिकल्स के बीच में थिन मसल थी, सेप्टम में यहाँ पे क्या है, थिक मसल्स हैं। अब हम बात करते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ओरिकल्स के और वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है। ठीक है, राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसी तरह से लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम, उनको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो नाम में आ गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पे है बेटा थिक फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ। यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू नहीं है, यहाँ पे कैसा है बेटा, थिक है और फाइब्रस टिश्यू है। कहाँ की बात चल रही है, जब ओरिकल और वेंट्रिकल की बात जब आ गई। जहाँ पे भी सेप्टम होते हैं वहाँ पे बेटा ओपनिंग होती है, खासकर हम एट्रिया और वेंट्रिकल की बात करें तो। और वहाँ पे क्या होता है बेटा, वाल्स प्रेजेंट होती हैं ताकि यूनिडायरेक्शनल फ्लो चलता रहे। अगर हम बात करते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल की, तो यहाँ पे क्या करें, ट्राइकस्पिड वॉल होगी। कैसी वॉल होगी, ट्राइकस्पिड वॉल। 3 कस्प होते हैं, मतलब कि 3 फ्लैप होते हैं। देखो 1 2 और 3 फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लेफ़्ट वाले की, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है बाइकस्पिड वाल्व, इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
देखो ट्राई का दूसरा नाम नहीं था, लेकिन बाई का दूसरा नाम है, क्या नाम है, मिट्रल वॉल। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 मस्कुलर फ्लैप होते हैं, 2 मस्कुलर कस्प होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल। ये कहाँ पे होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये 10th में आपको करा चुकी हूँ, मेरे ख्याल से आपको आता होगा। सेमिलुनर वाल्व कहाँ कहाँ पे होंगे बेटा, जहाँ पे आपका राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी जुड़ रही हैं, ठीक है, वो बाद में आएगा वैसे, चलो बता देती हूँ। सेमिलुनर वाल्व कहाँ कहाँ पे बेटा, देखो ये राइट वेंट्रिकल था, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में जाते हैं, कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में। तो यहाँ पे जो वाल्व है वो भी सेमिलुनर वाल्व है। इसी तरह से जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है और जहाँ पे अओर्टा की ओपनिंग हो रही है, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, सेमिलुनर वाल्व। दोनों जगह पे क्या है बेटा, सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। तो ये डायग्राम देख लो एक बार बेटा, अच्छे से देख लेना, आसान है, 10th में कर चुके हैं हम अच्छे से। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैडम 10th कर रही है, क्या भूल चुके बेटा 10th का, मेरे ख्याल से तो भूलना नहीं चाहिए, मैंने इतने अच्छे से कराया था। हो सकता है कुछ बच्चे मेरे से ना पढ़े हो लॉकडाउन वगैरह की वजह से, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से करा रखी है सारी चीज़ें आपको। तो सबसे पहले देखो बेटा 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर। अपर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, ओरिकल्स। तो ये देखो राइट ओरिकल, ये आपका लेफ्ट ओरिकल, एट्रियम ओरिकल एक ही बात है ना। ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हुए जो राइट साइड आएगी, हाथ की साइड, क्योंकि राइट हैंड से लिखते हैं मोस्टली हम, तो वो लेफ्ट होगी, और जो लेफ्ट हैंड की साइड आएगी वो राइट होगी, ठीक है। क्योंकि ये डायग्राम हम अपने आप को इमेजिन करके देखो, इसके साइड में खड़ा, साइड में नहीं, इसके सामने खड़े होकर देखो। अब अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रही थी तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाती। तुम अपने सामने एक इमेजिन करो बंदे को, तो उसका हार्ट क्या होगा, आपका राइट लेफ्ट मतलब उल्टा होगा ना आपका, समझ जाओ, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हुए राइट हैंड की साइड पे आएगी जो चीज़ वो लेफ्ट होगी, और ड्रॉ करते हुए लेफ्ट हैंड की साइड पे जो चीज़ आएगी वो राइट होगी, ठीक है, ध्यान रखना आपको। हो गया। अब देखो ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इन्फीरियर वेना केवा। इनका काम क्या होता है बेटा, देखो नाम है वीना केवा। वीन में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ये क्या करेंगी, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी। ये अपर बॉडी पार्ट से लेके आएगी, ये लोअर बॉडी पार्ट से लेके आएगी। कहाँ पे खुलेंगी दोनों की दोनों, राइट ओरिकल में। राइट ओरिकल में सारा का सारा ब्लड डाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक कोरोनरी साइनस है, एक और ओपनिंग आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस से कहाँ से ब्लड आएगा, हार्ट भी तो काम कर रहा है ना बेटा, हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट ओरिकल में आ जाएगा, राइट ओरिकल पूरा का पूरा भर जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, देखो जब राइट ओरिकल भर जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे काम होगा। तो राइट ओरिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ पे ले जाएंगी, लंग्स में ले जाएंगी। लंग्स से फिर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। फिर पल्मोनरी वीन्स लेके आएंगी। पल्मोनरी वीन्स लेके आएंगी, ब्लड कहाँ पे डाल देंगी, लेफ्ट ओरिकल में। लेफ्ट ओरिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आओर्टा में। आओर्टा क्या करेगी, बॉडी पार्ट्स में भेज देगी। तो इस तरह से सारी की सारी चीज़ें काम करती रहती हैं। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे बेटा, हमारे हार्ट में कुछ नोडल टिश्यूज होते हैं। हमने भी पढ़ा था कि हमारा हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है, खुद से काम कर सकता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ नोडल टिश्यूज होते हैं बेटा। 3 आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले एसए नोड, फिर आपका एवी नोड, और फिर ये जो इस तरह से जा रही है पूरी की पूरी ब्रांच। एनसीईआरटी में देख लेना, यहाँ पे थोड़ा खिचमिच सी हो गई है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें डायग्राम की यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। पल्मोनरी वीन्स के अंदर वॉल्स नहीं होती बेटा, वैसे मैंने आपको बताया था कि वीन्स के अंदर वॉल्स होती हैं, आगे भी बताऊंगी, लेकिन पल्मोनरी वीन्स में वॉल्स नहीं होती हैं। इनके अंदर क्या होती है, ओब्लिक ओपनिंग होती है। क्या होती हैं, 4 ओब्लिक ओपनिंग्स होती हैं। वॉल्स नहीं है, लेकिन ओब्लिक ओपनिंग्स है, तो वॉल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा थिक वॉल कौन सा होगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे ज़्यादा, अगर चारों चैम्बर को कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा थिक वॉल किसकी होगी बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को आओर्टा में भेजना है। आओर्टा के थ्रू सभी के सभी बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करना है, तो बहुत ही लंबा पंपिंग करनी है उसको, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा में भी वाल्व नहीं होती, इन्फीरियर वेना केवा में वाल्व होती हैं। क्या बोलते हैं उसको, यूस्टेचियन वाल्व, ठीक है। जहाँ पे भी उसकी ओपनिंग खुल रही है ना हार्ट में आके, वहाँ पे होती है यूस्टेचियन वाल्व। कोर्डे टेंडिने, देखो बेटा यहाँ पे हमने इस तरह से ऐसे ये बनाया है ना, ऐसे ब्रांचिंग से बनाई है। तो ये इनको क्या बोलते हैं बेटा, कोर्डे टेंडिने। एनसीईआरटी में देख लेना अच्छे से लेबलिंग इसकी। तो कोर्डे टेंडिने क्या होते हैं बेटा, कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसके बने होते हैं, टेंडन्स के। नाम है ना टेंडिने, किसके बने होते हैं, टेंडन्स के। टेंडन आपको याद है बेटा, टेंडन याद है, बोन को मसल से जोड़ने वाले टेंडन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, कनेक्ट कर रहे हैं पेपिलरी मसल्स को, किससे, मस्कुलर फ्लैप और वाल्व। अभी मैंने आपको बताया कि मस्कुलर फ्लैप होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व में 3 फ्लैप हैं और बाइकस्पिड में 2 फ्लैप हैं। तो यहाँ पे देखो पेपिलरी मसल्स हैं बेटा, कर रखा है ना लेबल ये, हाँ। ये जो डार्क मैंने बना रखी है, क्या होती है, पेपिलरी मसल्स। और यहाँ पे क्या आपके फ्लैप्स हैं। इन पेपिलरी मसल्स को इन फ्लैप से जो जोड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोर्डे टेंडिने।
ठीक है। और यही क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करेंगे। जब ये जो आपके कॉर्डेड टेंडिन है बेटा, ये किससे जुड़े हुए हैं, पेपिलरी मसल से जुड़े हुए हैं। जब ये पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो कॉर्डेड टेंडिन भी ऐसे मूव करेंगे और ये जो फ्लैप्स हैं ये खुल जाएंगे ताकि आपका ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाए, ठीक है। नोडल टिश्यूज होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, मसल्स के बने हुए होते हैं और इसी की वजह से ऑटो रिदमिसिटी हमारे अंदर आती है, मतलब हमारा हार्ट खुद से रिदम प्रोड्यूस कर सकता है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले एसए नोड। एसए नोड का मतलब क्या है बेटा, साइनो एट्रियल नोड। क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, साइनो एट्रियल नोड। कहाँ पे प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको, जो अपर वॉल है, राइट कॉर्नर है राइट एट्रियम का, अपर वॉल है जो राइट एट्रियम की, उसके राइट वाले कॉर्नर में क्या प्रेजेंट है, एसए नोड। ये पोजीशन याद रखनी बेटा आपको, कंफ्यूज करने के लिए लेफ्ट कॉर्नर लोअर वॉल कर देंगे, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये 3 चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले राइट एट्रियम में है, राइट एट्रियम की अपर वॉल में है, और अपर वॉल पे भी कहाँ, राइट कॉर्नर में, ठीक है। एसए नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि यहीं से आपकी पेस मतलब का एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, ठीक है, राजा है ये। और यही क्या करता है, मैक्सिमम डीपोलराइजेशन करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर। और ये मान लो कि 70 to 75 डीपोलराइजेशन करता है 1 मिनट के अंदर। उसके बाद आएगा एवी नोड। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका क्या था, एवी नोड। एवी नोड क्या कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ लिखा है मैंने, प्रेजेंट नियर कोरोनरी साइनस, जहाँ पे हमने कोरोनरी साइनस बनाया था ना बेटा, उसके पास में ही है, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटर एट्रियल सेप्टम पे, जो ओरिकल्स को जोड़ने वाला सेप्टम था, ठीक है, पढ़ा था हमने, इंटर एट्रियल सेप्टम थिन वॉल्ड था, वहाँ पे प्रेजेंट है ये, ठीक है। क्या करता है बेटा, इसको हम पेस सेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेस सेटर। जो एक्शन पोटेंशियल एसए नोड से आया था वो कहाँ पे पहुंचेगा, एवी नोड पे पहुंचेगा, और ये एवी नोड क्या करेगा, इसको बंडल ऑफ हिज पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। मतलब एसए नोड से लेगा एक्शन पोटेंशियल मैसेज उसका, और बंडल ऑफ हिज के पास ट्रांसफर करेगा। बंडल ऑफ हिज देखो पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक जो ये सेप्टम है बीच वाला, यहाँ पे तो है ही है, साथ में यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले देखो ये कहाँ पे जाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाएगा, फिर इसकी ब्रांचिंग हो जाएंगी, एक आपकी लेफ्ट में जा रही है ब्रांचिंग और एक आपकी राइट में जा रही है। एक आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांच है, एक आपकी राइट बंडल ब्रांच है। फिर ये जो लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच है, इनकी फिर से छोटे छोटे फाइबर यहाँ से निकलते हैं, दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे फाइबर निकलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा, परकंजी फाइबर्स। क्या बोलते हैं, परकंजी फाइबर। और ये जो परकंजी फाइबर होते हैं किसके कॉन्टैक्ट में होते हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर स्पीड पूछी जाए, सबसे ज़्यादा स्पीड सिग्नल कहाँ पे होते हैं बेटा, परकंजी फाइबर्स में ही होती है। ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, बंडल ऑफ हिज बनाती हैं, जिसमें आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वाला बंडल आ जाएगा, लेफ्ट बंडल राइट बंडल आ जाएगा, और साथ में परकंजी फाइबर भी आ जाएगा। इन सारों को मिला के क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका एक्शन पोटेंशियल, एसए नोड से, फिर वो एवी नोड पे गया, फिर बंडल ऑफ हिज में गए, ठीक है। सारे के सारे हार्ट में फैल गया है मैसेज आपका, और उसी वजह से आपके हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। कितना रह गया, उसके बाद बेटा कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करें तो हमने वैसे हम बाद में भी पढ़ेंगे, या हाँ मसल वाले सेक्टर में भी पढ़ेंगे। कैसी होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, ब्रांच होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो डेस्मोसोम से और गैप जंक्शन से बनी हुई होती है। नॉन फैटी का कभी थकती नहीं है, काम करती रहती हैं। हार्ट बीट कितनी होती है, नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, अगर एवरेज देखें तो 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। कार्डियक साइकिल बेटा अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकंड की होती है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि 1 मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कता है, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में पूरी होगी, 1 सेकंड भी नहीं लगी, 0.8 सेकंड में पूरी होगी। क्या क्या इवेंट होंगे इसके अंदर, 3 इवेंट होंगे, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मुझे नहीं दिख रहा क्लियर, क्या बात है। चलो एक दूसरी वीडियो बना लेती हूँ उसके ऊपर, ठीक है, ज़्यादा लंबी होगी।